Hi guys. Okay, so first of all, thank you everybody. You have joined this session. Be relaxed and enjoy the topic today. The fundamental analysis of any business. फंडामेंटल एनालिसिस के पार्ट 1 वीडियो में हमने सीखा कि सबसे पहले फंडामेंटल डाटा को कैसा कलेक्शन करें, कहाँ से करें, कैसा करें, उसे कैसा अरेंज करें। दूसरे और तीसरे पार्ट में हमने उसका एनालिसिस कैसा करें ये देखा। आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले पार्ट 3 वीडियो में हमने देखा था कि डेब्ट टू इक्विटी कैसा देखें। एक बार चलो स्कैन करते हैं। एक बार एक स्टॉक को जैसे मैं लेटेस्ट से यहाँ पे आ करके स्टॉक स्कैन करता हूँ, स्कैनर बनाते हैं। यहाँ पर आ गए, स्क्रीन पर लिखा है क्रिएट स्क्रीन। यहाँ पे आप लिखो डेब्ट टू इक्विटी ग्रेटर देन 2। तो 343 स्टॉक ऐसे पूरे मार्केट में 343, सोचो 343 स्टॉक ऐसे स्टॉक मार्केट में हैं जिनका डेब्ट टू इक्विटी मोर देन 2 है। मतलब 5977 जिनके ऊपर कर्जा उनके कैपिटल से भी ज़्यादा है। अब देखो कर्णिका इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं। कर्णिका इंडस्ट्रीज़ भी देखो। कर्णिका इंडस्ट्रीज़ में आपको कहा था ना कि सिंपल फंडा याद रखो। ये देखो आप, मैंने कहा था कि ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये देखो डेली चार्ट, भागा आपका शेयर प्राइस। लेकिन अब देखो क्या हुआ, जो लोग इसको 240, 220, 200, 180, 160, कुछ लोग ये भी करते हैं कि गिर गए है ना तो ले लो, ख़रीद लो। कुछ लोग गिर गए हैं तो ख़रीद लो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि फंडामेंटल उसका ख़राब है। तो यह देखो आपको शेयर प्राइस सीधे सीधे आधा हो गया, आधा हो गया, पैसा साफ 50%। तो कभी भी ट्रेड कर रहे हो ट्रेड करो, लेकिन अगर लॉस हो जाए तो चेक करो फंडामेंटल ख़राब हो गया क्या, निकल जाओ। ओके, तो ये एक पॉइंट है, आप इसको समझ लो। फिर आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से मिल गया, आगे बढ़ते हैं। डेब्ट टू इक्विटी 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए, याद रखना। अगला है करंट रेशो, जिसको वर्किंग कैपिटल भी बोला जाता है। एक्चुअली ये चीज़ आपको हर जगह नहीं मिलेगी। वर्किंग कैपिटल रेशो, करंट रेशो जो होता है वो बहुत कम लोग देखते हैं। इसको एक्चुअली लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं। चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, कहाँ पे, लिक्विडिटी रेशो में। लिक्विडिटी रेशो में आपको दिखेगा कि आपका करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। इससे यह पता चलेगा कि कंपनी चलने में दिक्कत तो नहीं आ रही है। क्योंकि कभी कभी हमें दिखेगा कि डेब्ट टू इक्विटी है 0.8, तो फिर हम बोलेंगे यार ये तो बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन कंपनी अपना सैलरी दे पा रही है नहीं, कंपनी अपने टैक्स नहीं दे पा रही है, कंपनी अपने इंटरेस्ट नहीं दे पा रही है, तो वो भी होता है। हालांकि इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, यह आपको ऑटोमेटिक मैं समझा देता हूँ। एबिडा अगर निगेटिव होगा तो फिर ये करंट रेशो आपका ख़राब हो ही जाएगा। सिंपल फंडा याद रखो, अगर एबिडा आपका निगेटिव होगा, एबिडा यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था आपको ये ख़राब हो जाएगा। एक्चुअली में ये बड़ा हुआ होना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल का ये डेब्ट टू इक्विटी से थोड़ा उल्टा होता है। डेब्ट टू इक्विटी निगेटिव हो, हमें नीचे छोटा दिखना चाहिए, और ये बड़ा मतलब कि कंपनी के पास जितने पैसे हैं उसके पास उसकी लायबिलिटी कम है, तो ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा माना जाएगा। जनरली मिनिमम इसको 3 से ऊपर ही ले लेते हैं। ओके, मैं 3 लेता हूँ, बट इन्वेस्टर इसको 2 भी ले लेते हैं।
नहीं, द आइडिया शुड बी, हाँ मेरा रूल 3 का है, मतलब यह है कि कंपनी जो पेमेंट करनी है उससे उसके पास कम से कम 3 गुना पैसा है। इसका सीधा सीधा ये मतलब समझ लो। अच्छा, करंट रेशो क्यों देखते हैं? क्योंकि 1 साल के अंदर, मतलब कंपनी को 1 साल के अंदर जो पेमेंट करनी है उसको वो पेमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती है। भले उसका डेट ठीक है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट ही नहीं पा रही है। ये कहाँ पता चलेगा? तो ये ऐसे पता चलेगा करंट रेशो से। करंट रेशो कम से कम 3 के ऊपर होना चाहिए। 3 के ऊपर इसका मतलब कि कंपनी के पास जो उसकी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, उससे 3 गुना पैसा पड़ा हुआ है, तो वह कंपनी आराम से चल सकती है, चलने में दिक्कत नहीं आएगी। वरना क्या होता है, कंपनी बंद हो जाती है। ओके, तो आपका हालांकि करंट इक्विटी रेशो लेस देन 1 से नीचे होता है, फिर निगेटिव हो जाता है, 1 से नीचे फिर निगेटिव हो गया, मतलब कि आपको जितने देने हैं उतना आपके पास पैसा ही नहीं है, तो 1 से नीचे निगेटिव हो जाता है। बट कुछ इन्वेस्टर 2 भी यूज़ करते हैं, बट मैं 3 यूज़ करता हूँ, मतलब कि डेब्ट करंट रेशो आपका 3 होना चाहिए। करंट रेशो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप एबिटा देख लोगे, आपको पता चल जाएगा। जिसका एबिटा निगेटिव है उसका करंट रेशो खराब ही आएगा, याद रखना। ओके, अब हम चलते हैं वैल्यूएशन एनालिसिस पे, जो कि यह हमारा लास्ट पॉइंट है। उसके बाद एक पॉइंट और रहेगा। देखो, वैल्यूएशन का सीधा सीधा मतलब यह है कि कभी कभी सब कुछ सही होता है, लेकिन फिर भी कंपनी बहुत महंगी हो जाती है। महंगी का मतलब है कि कंपनी महंगी हो गई, मतलब जो वैल्यू होनी चाहिए शेयर की, एक्चुअली में उससे ज़्यादा बिक रही है। तो ये थोड़ा सा गलत बात होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहीं भी घुस जाते हैं। जैसे IRCTC में कुछ लोग घुस गए थे, 1 साल तक बहुत रो रहे थे। तो पॉइंट ये होता है, हाँ क्यूपिड, आप क्यूपिड में घुस जाओगे तो 5 साल तक नहीं चलेगा, नीचे गिर जाएगा, तो लॉस होगा। तो कभी कभी कंपनी की, किसी कंपनी की क्या वैल्यू है, वो क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ है। हालांकि वैल्यूएशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, अलग अलग तरीके से करते हैं, इसके बहुत से फार्मूले हैं, बट मैं शॉर्टकट में समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। मैं सीधे सीधे क्या करता हूँ, मैं यह देखता हूँ कि पीयर्स, यानी कि उसके साथ साथ की कंपनी वाले की, यानी कि अच्छा इसमें रूल समझो। मेरा रूल इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई पी है तो मैं नहीं करूँगा, सिर्फ ट्रेडिंग करूँगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा और प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा। नहीं, MRF महंगा नहीं है, यही तो डिफरेंस है ना। आप शेयर प्राइस देख रहे हो, हाँ यह भी महंगे हो रहे हैं, इसमें भी प्रॉफिट बुक करना है। इनकी जो औकात है ना, उससे ज़्यादा इनको पैसा मिल रहा है, तो बुक कर लो प्रॉफिट। मैं अभी एग्जांपल दिखा देता हूँ तो आपको पता चलेगा, यार ये तो पता ही नहीं था। और ये चीज़ तब सीरियस में ली थी जब मेरा कांड हुआ था नायका में। नायका वाला जब कांड हुआ मेरे साथ, उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड मैंने एक ट्रेड दिया था। हैप्पीएस्ट माइंड में मेरा 3 गुना हुआ था, उसके बाद फिर वो चला ही नहीं। तो फिर मैंने कहा यार ये कुछ ना कुछ तो डाउट है। फिर मैंने पी को सीरियस लेना शुरू किया। पहले पी मैं सीरियसली लेता नहीं था, फिर मैंने सीरियसली लेना शुरू किया, और एक्चुअली में अब मैं पी को बहुत सीरियस लेता हूँ। जिसमें पी हाई है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ ट्रेडिंग करना याद रखता हूँ। ओके, तो अब सिंपल फंडा समझो। देखो देखो, पेन जब ज़्यादा होता है, जब आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो, उतना इन्वेस्ट करो जहाँ पर दिक्कत ना हो। अब समझते हैं पी का रूल। मेरा पी का जो रूल है वो सिंपली, अच्छा रेशो में भी पी ही आएगा।
रेशियो एनालिसिस में पी का एक लास्ट रेशियो है। ईपीएम, ओपीएम, ईपीएस, आरओई, आरओसी और करंट रेशियो, डेट टू इक्विटी और पी रेशियो, ये 4, 5, 6 जो रेशियो है ना, तो ओके पी रेशियो भी एक रेशियो है। तो पी रेशियो जनरली जो इंडस्ट्री का रेशियो है, मतलब जैसे इंडस्ट्री का रेशियो 20 है और कोई शेयर का पी 100 रुपीज़ का है, इसका मतलब है अपने भाई बहनों से वो 100 गुना महंगा होता है, तो इसका मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यह रूल याद रखो। ओके, इसमें कुछ पॉइंट भी होते हैं। ईपीएस में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला ये दिया हुआ है, पी इज इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। देखो, ओवर वैल्यूड, हाई वैल्यूएशन, स्ट्रेस वैल्यूएशन, ये सब पी रेशो के ही कांड है। जिसमें पी ज़्यादा होगा उसमें यही होगा। मैं दिखाता हूँ पी का नुकसान क्या होता है। आपका शेयर ही नहीं चलेगा। देखो, पहले समझो, पहले थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है। ओके, 10 मिनट और लगेगा, बट सीरियस टॉपिक है, समझो। फंडा सिंपल क्या है कि कभी कभी कंपनीज का बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पे चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि ऑपरेटर को पैसा बनाना है, उसको तो पैसा बना करके निकल जाना है। आप लोग लटक जाओगे, तो लटको नहीं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि पी रेशो देखना ज़रूरी है। ऐसे कोई पी का फिक्स रूल नहीं है कि इतना पी होना चाहिए, क्योंकि 100 का पी वाला स्टॉक भी अच्छा रिटर्न देता है। तो मेरा रूल यह है कि उसके इंडस्ट्री से कम 3 गुना से ज़्यादा अगर पी है तो हाई वैल्यू मान लेता हूँ, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता। फिर से सुनो, अगर उसके इंडस्ट्री पी से कम 3 गुना से ज़्यादा अगर पी है तो उसका हाई वैल्यू माना जाता है, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसमें फिर ट्रेडिंग करता हूँ। ओके, सिंपल रूल क्या है कि उसके पीयर के साथ देखेंगे, और अगर उसके इंडस्ट्री पी से 3 गुना ज़्यादा पी है तो उसका मतलब है कि वह शेयर महंगा है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। अब कौन सा स्टॉक है ये? पहली बात देखो, नुकसान कैसे होता है। देखो इसमें से, तो ये टोटल ट्रांसपोर्ट करके एक स्टॉक है। अब इसमें देखो, जुलाई 2022 यहाँ पे शुरू हुआ, गिरा, उसके बाद ये आपका बढ़ा। कब तक बढ़ा? अक्टूबर 2022, मतलब जुलाई स्टार्टिंग हुआ 2022 से लेकर मई तक, अक्टूबर तक में कंटिन्यू बढ़ा। मतलब जनवरी 2022, अक्टूबर 2022 प्राइस बढ़ गई। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या मस्त शेयर है, ले लो, ठीक है ले लो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करो उसी में जिसमें उसका फंडामेंटल अच्छा है। बाकी सब जगह ट्रेडिंग करो। तो ट्रेडिंग का मतलब है प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। अब इसका देखो, जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 के बीच में फंडामेंटल कैसा था, यह देखो। मैंने क्वार्टरली रिज़ल्ट निकाले, ये क्वार्टरली रिज़ल्ट मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये सब मैंने सिलेक्ट किया ताकि आपको माइंड में सब चीज़ें समझ सके। बहुत से स्टॉक है, देखो यहाँ पे नेट बेसिस पर कंपनी क्या कर रही थी, मार्च 2022 में उसका लॉस आ गया था। अब देखो, लॉस के बाद थोड़ी सी गिरी, उसके बाद फिर देखो प्राइस आपकी फिर से लॉस है। जून सितंबर में देखो लग गया कि बहुत अच्छा है। अब सितंबर में आपको लगा बहुत अच्छा है, फिर दिसंबर में आपका हाल, दिसंबर क्वार्टर बाद में आएगा। तो ये हुआ एक्चुअल में। अब देखो यहाँ पे समझो क्या हुआ। बोलोगे सर जी यहाँ पे तो अच्छा हो गया, यह ठीक है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा तो देखो 50 करोड़ कमा रही है, 20 करोड़ का उसके पास इंटरेस्ट जाएगा, क्या भी बचा लेगी कंपनी? तो अगर मुझे पैसा डालना भी है तो मैं पैसा डाल नहीं सकता, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा डेट है।
बहुत बड़ी रिस्क है, तो पैसा कैसा बनेगा? ओके, हाँ, अगर ये रिस्क ज़ीरो होता तो फिर मैं डालता, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इसमें प्रॉफिट होने के बावजूद भी यहाँ पे हालांकि देखो बाद में प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस कहाँ पे गिरी हुई है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि हम उसमें ही पैसा डालेंगे जहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे। अभी देखो नॉर्मल है, अब यहाँ पे देखो फंडामेंटल प्राइस नीचे है, फंडामेंटल लगभग इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये देखो ये सही है। लेकिन कर्जा वही, मतलब क्या कर लेगी कंपनी? अगर ख़राब कुछ भी हो जाए तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि इसमें अभी भी बहुत ख़राब नहीं हुआ है। अब देखो इसमें बहुत ख़राब नहीं हुआ क्योंकि सेल्स आपकी बढ़ रही है, एबिटा आपका बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है, प्राइस आपके नीचे है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट आपके पास बहुत ज़्यादा है, कर्ज आपके पास ज़्यादा है। कुछ भी अगर उल्टा पुल्टा हो गया तो क्या कर लोगे? तुरंत लॉस करने लगोगे, जैसे यहाँ पे कर रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो लॉस हुआ तुरंत, अच्छा अदर इनकम में कुछ हो गया था, अदर इनकम की वजह से लॉस हुआ था, लेकिन 16 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट भी तो है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि जहाँ पर डेट ज़्यादा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ उखाड़ भी नहीं सकती कंपनी। डेट कम किया होता तो मज़ा आ जाता। जैसे इसी फंडामेंटल पे अगर ये कर्जा कम हो गया होता, यह 22 अगर 10 भी हो गया होता तो शेयर प्राइस डबल, समझो कैसे डबल हो जाती थी। इसी फंडामेंटल पे अगर ये 19 का ना हो गया होता तो डबल हो जाती। प्राइस डबल क्या 3 गुना और भी बढ़ सकती थी, लेकिन अभी भी फ्लैट है। तो अगर कुछ दिखेगा तो चलेगी नहीं, तो फिर नीचे आ जाएगी। तो ये चीज़ याद रखो। अब दूसरा कि पी को हम क्यों देखते हैं। ओके, चलो अब हैप्पीएस्ट माइंड देखते हैं। यह हाई पी पे है। यह देखो सितंबर 2021 में आपका इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशो था वो 144, अब इसका पी है 144। अब मैं देखूं इसके इंडस्ट्री का पी क्या है। इंडस्ट्री का पी कहाँ दिखेगा? आईटी सेक्टर में देखो, तो आईटी सेक्टर का कोई भी स्टॉक ओपन कर लो, या फिर हैप्पीएस्ट माइंड को ही कर लेते हैं हम। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, आप हैप्पीएस्ट माइंड को देखो, आपकी इसकी इंडस्ट्री का पी है वो क्या है? इंडस्ट्री का पी है 35.5 का, लगभग 35 मान लो। लेकिन ये कहाँ पर ट्रेड कर रही थी भाई साहब? 144 पे। तो 36.2 के सामने 144, मतलब लगभग 4 गुना हो गया। चलो सीधे सीधे 4 गुना से ऊपर, मतलब महंगा है। तो कहाँ पर देखो ठंडा हुआ कि नहीं? 47 पे आ गए वापस, 144 से 47। तो बेसिक स्ट्रक्चर है कि जब भी कोई कंपनी फंडामेंटली अच्छी होगी तो वो जो सिंपली बहुत ज़्यादा वेल है वो तो वह टिकेगी नहीं, वो नीचे आ जाएगी। देख लो कुछ लोग बोलेंगे सर जी इसमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, क्या करूँ, मैं होल्ड करके बैठा हूँ। भाई आप ऑलरेडी बहुत हाई वैल्यू पर घुस गए हो, आप उस जगह पे घुस गए हो उसकी कीमत ही जिसकी उस वहाँ पे उसकी कीमत ही नहीं थी। मैंने यह स्टॉक यहाँ पर दिया था जो कि डबल हो गया था कुछ लोगों का, मगर बाद में वो एग्ज़िट हुए। कुछ लोग अभी भी होल्ड में हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट ये देखो आपका 2 साल में कुछ पैसा नहीं बना। तो इसमें यही होता है कि आप जब बहुत हाई वैल्यूएशन पर स्टॉक ले लेते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते क्योंकि 100 वाला स्टॉक भी भागता है। तो सिंपल रूल याद रखो। रूल क्या है? इंडस्ट्री पी से 3 गुना से ज़्यादा अगर उसका पी है उस स्टॉक का, तो उसमें सिर्फ ट्रेड करो, और अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो तुरंत बेच के निकल जाओ, तुरंत बेच दो, कुछ भी नहीं सोचना है, ट्रेड करो, क्योंकि कब तक जाएगा मुझे पता नहीं। जैसे जुपिटर को देख लो, मैं बताता हूँ। जुपिटर वैगन,
JWL जुपिटर वैगन, यहाँ 36.9 का इसका इंडस्ट्री का पी है और इसका खुद का पी है 35.6 है, मतलब दोनों सेम है। देखो ये पहले का पी क्या था, पहले कितने रुपए का पी हुआ करता था, पहले 13 से 14 रुपए का पी हुआ करता था, मगर आज ये कहाँ पे पी है, देखो आपका यह पी है 89 से भी नीचे गया, 89 से नीचे गया। तो पी अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो शेयर प्राइस ज़रूर साइडवेज हो जाएगा या फिर करेक्शन आएगी, नहीं ऊपर जाएगी तो साइडवेज हो जाएगा, आपका पैसा नहीं बनेगा। तो पैसा तब बनता है जब पी का एक्सपेंशन होता है, इसका मतलब कि पी जब इंक्रीज होते हैं तभी पैसा बनता है। ओके, सब कुछ तो लोग पी को प्राइस समझ लेते हैं, प्राइस बढ़ेगा तो पी बढ़ेगा, मगर ये नहीं है, नहीं, पी जो है वो प्राइस टू अर्निंग रेशो है। मतलब आपकी शेयर प्राइस कहीं भी हो, प्राइस अगर आपकी बढ़ रही है, प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है तो पी आपका बढ़ेगा, तो उस केस में आपकी प्राइस झक मार के बढ़ेगी। याद रखना, नहीं बढ़ रही है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर कहीं पे भी इंडस्ट्री पी जो है उस स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से 3 गुना ज़्यादा से, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट मत करो, सिर्फ ट्रेडिंग करो, इन्वेस्ट मत करो। अगर लॉस हो गया तो निकल जाओ। जैसे एक स्टॉक यहाँ पे ब्लू क्लाउड सॉफ्टवेयर, अब ब्लू क्लाउड सॉफ्टवेयर देखो, यहाँ पे अप्रैल 2022 वहाँ से कंटिन्यू डाउन, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बना, ऐसा नहीं कि सभी जब सही टाइम पे एंट्री करोगे तो प्रॉफिट बनेगा, लेकिन गलत जगह घुसोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर दूसरा स्टॉक है एक एक्यूरेसी शिपिंग, एक एक्यूरेसी शिपिंग का भी देख लो, 2022 से कंटिन्यू कुछ नहीं बना पैसा। अब इनके रिज़ल्ट देखते हैं, तो रिज़ल्ट में क्या है, यह कौन सा है, एक्यूरेसी शिपिंग। अब एक्यूरेसी में देखो क्वार्टर रिज़ल्ट आपका जो है वो 3 के पॉइंट पर है। एबिडा यहाँ पे देखो, एबिडा 2, 3, 4, 12, 10, 12 इतने एबिडा है, और इस एबिडा में आपका रिटर्न क्या बनेगा, इसमें एक्चुअली नीचे हो गया। ओके, अब उस मामले में आप जो है कि आप हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपका क्या होगा, सीधे सीधे आप डाउन कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, जैसे एक्यूरेसी शिपिंग का दिखाते हैं चार्ट, यस पियर्स, आप पियर्स में देखो, अब यहाँ पर देखो चार्ट, अरे बाप रे, बैंड बज गई प्राइस। तो ये देखिए आपका यहाँ पर इसका पी 50 का हो रखा है, 50 के पी में 2 रुपये का एबिडा कर रही है, तो 50 का पी है तो क्या उखाड़ लोगे, 17 का पी है, फिर देखो अभी सस्ता है। ओके, ये स्ट्रक्चर आप याद रखो। तो सिंपल फंडा है, बहुत ज़्यादा महंगा स्टॉक है तो आपको वहाँ पर पैसा नहीं लगाना है, एक्चुअली में पैसा तब लगाना है सही वैल्यूएशन पे। देखो जब एक्चुअली में आपके फंडामेंटल इम्प्रूव होते हैं और आपकी वैल्यू सस्ती है, एक्चुअली में देखो वहाँ पे क्या होता है, यह आपका केस बन जाएगा। देखो ये IRCTC है और कुछ नहीं, मैं चार्ट देख करके दिखा रहा हूँ, 274 का आपका पी था, इस जगह पैसा लगाना नहीं चाहिए, इस जगह पैसा लगाना है नहीं या नहीं लगाना है। 3 रुपये का EPS है, मतलब अपनी कंपनी कमा रही है 3 रुपये, समझो अपनी कंपनी कमा रही है 3 रुपये, और उसका पैसा कितना, उसका शेयर प्राइस कितना ट्रेड हो रहा है, 274, मतलब 3 रुपये के सामने 274 गुना पैसा ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, 274 टाइम्स। कुछ लोग बोलेंगे ये तो अच्छा है, तो वो स्प्लिट हुआ है, ये एडजस्टेड बता रहा हूँ। ओके, स्प्लिट उसमें सब इंक्लूडेड है, तो जो उसकी कीमत थी उसकी 274 गुना वो कमा रही थी प्राइस। अब समझो ज़रा, यह आपका आय है,
जब 3 रुपये का ईपीएस था तो पी था 274। अब देखो यहाँ पर ज़रा ध्यान दो, मैं इसको यह पी का ही चार्ट है, ये पी का चार्ट है, ये चार्ट दिखाता है सम आईटी चार्ट पे ज़रा देखो। इसमें जब आपका 274 का पी था, जब अर्निंग इसकी मतलब 3 रुपये कमाती थी, तो उस टाइम पे 274 गुना इसका दाम था। आज देखो, आज कंपनी 11 रुपये कमा रही है, तो ईपीएस देखो क्या है, 14 है, और पी क्या है, 50 हो गया। तो जब कंपनी 3 रुपये कमाती थी तो कंपनी का अर्निंग जो था, वो जो रिटर्न, जो उसका प्राइस, शेयर का प्राइस था, वो 274 गुना था। लेकिन आज कंपनी 14 रुपये कमा रही है, मतलब पहले जितना कमाती थी उससे ज़्यादा कमा रही है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन 50 हो गई, मतलब वहाँ से सीधे सीधे 3.5 गुना डाउन। फिर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इस जगह पर आपकी कंपनी 14 रुपये कमा रही है, तो एक्चुअली में पैसा कब डालना चाहिए, जब अब कंपनी कमाने लगी तब। देखो ये डंडा बड़ा हो रहा है, ये ईपीएस है। जब डंडा बड़ा हो रहा है, देखो आपका 13 रुपये कमा रही है, फिर 15 रुपये कमा रही है। तो जब कंपनी बड़ा हो रही है, कमा रही है, तब आपका वैल्यूएशन देखो सस्ता हो रहा है, तो इस जगह पर पैसा डालना चाहिए। अब दिखाता हूँ चार्ट, देखो इसमें एडजस्टेड है, वीकली चार्ट है, देखो आपका प्राइस अब यहाँ पे 274 का पी था। अब देखो पी गए तेल लगाने, मैं बताता हूँ आपको, कुछ समझो, हट जाओ, मैं आपको बहुत ही कॉमन समझाता हूँ। 1277 है इसकी वैल्यू, जो इस एक्चुअली में इसका जो प्राइस था वो 6396 का हाई गया। ये एडजस्टेड चार्ट में आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये समझो कि आपका स्प्लिट हुआ था, वो भूल जाओ कि इसका पी क्या है। मैं सिखा दूँगा आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी अच्छी है या फिर सस्ती है। देखो यहाँ पर जब कंपनी 3 रुपये कमाती थी, तब यहाँ पर 1200 रुपये का भाव देते थे। 10 रुपये कमाने लगी तो आप उसका 700 रुपये भाव देने लगे। तो एक्चुअली में क्या हुआ, यहाँ पर कंपनी का इनकम बढ़ गया, लेकिन भाव उसका गिर गया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसे ही आपको मिलेगी। तो आई बात समझ में, कैसा डबल पैसा कब डालना था, पैसा इन सब जगह पर डालना था जब उसके वैल्यूएशन में अर्निंग बढ़ गई। लेकिन आपने पैसा कब डाला, यहाँ पर डाला, और फिर मुझे फ़ोन करोगे, सर जी लॉस हो रहा है क्या करूँ, तो रोना नहीं है, तो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पर डाले होते तो ठीक था, क्योंकि इस टाइम उसका पी भी कम हो रहा होगा। लेकिन जब यहाँ पर पी भाग गया और यहाँ पर डालोगे तो फिर रोना है ज़िंदगी भर। एक बेसिक स्ट्रक्चर आप यहाँ ध्यान दो, सिंपल फंडा है कि जब कंपनी कम कमाती थी तो मैं ज़्यादा पैसा दे रहा था, और जब 374 में 1200 रुपये खरीदने को तैयार था, 6000 रुपये खरीदने को तैयार था, तो यह एडजस्टेड दिखा रहा हूँ। जब कंपनी 10 रुपये कमा रही तो मैं उसको फिर भी नहीं खरीद रहा हूँ। जब कंपनी 3 रुपये कमाती थी तब आप 1200 रुपये दे रहे थे। जब कंपनी 10 रुपये कमाने लगी तो आप 700 रुपये में भी नहीं ले रहे हो, तो यह गलत बात है। एक बेसिक सी बात याद रखो। और आईआरसीटीसी का केस तो अच्छा है, तो ये देखो सिंपली आपका अच्छा, ये वीकली चार्ट है, 700 से आपका 1000 हो गया। ब्रेकआउट पे आप बाय करते तो आपका बेनिफिट हो जाता। तो ये सब आप फंडामेंटल देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देख लो कैसे दिखेगा, सीधे सीधे देख लो, चार्ट में आ जाओ, पैट देख लो, ईपीएस देख लो, एबिटडा देख लो, ओके। या तो यह होता है सही वैल्यूएशन सही टाइम पे, इसको कहते हैं राइट वैल्यूएशन। जब कंपनी अच्छे से काम कर रही है, सही से उसका इनकम हो रहा है, तो फिर आप उसमें पैसा डालो, यह होता है सही तरीका। ओके, अगला पॉइंट है हाई पी वर्सेस
इम्प्रूव्ड फंडामेंटल एट राइट वैल्यूएशन। दूसरा स्टॉक है प्रवेग। प्रवेग होटल्स का काम करता है, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। एक्चुअली बीएसई में ही है, लोगों को नहीं पता होगा कि यह एनएसई में नहीं है, बीएसई में है। जब इम्प्रूविंग फंडामेंटल एट राइट वैल्यूएशन, अब ये समझो कि ये मेरे पूरे वीडियो का यह गुरु मंत्र मैं दे रहा हूँ। मैं पूरे अपने वीडियो को एक निचोड़ करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि यह सब सीक्रेट है। तो मैं आपको ज़रूर ध्यान दो, सिंपल समझो। जब सही में फंडामेंटल बढ़ने लगा और वैल्यूएशन सस्ती थी तो वहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। आप इसको देखो, कंपनी है प्रवेग, प्रवेग होटल। कंपनी एक्चुअल में क्या कर रही थी, 18 तक लॉस कर रही थी। 2018 तक क्या कर रही थी, लॉस, कुछ नहीं था, सेल्स भी नहीं थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, फिर कंपनी ने टर्न अराउंड किया। देखो टर्न अराउंड हो रहा है, डेट बिल्कुल नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छी बात है ना। डेट नहीं है तो कंपनी कुछ ना कुछ कमाने लगी है। कब से हुआ, 2019 से। हालांकि 20 में कांड हो गया था कोरोना वाला, लेकिन मैं आपको 2022 में भी अगर देख रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा कि यह अच्छी है कि नहीं। तो अब यहाँ बताओ 2022 में अगर मेरी नज़र इसमें पड़ जाएगी, मैं देखूँगा कि मुझे अच्छी लगेगी, ओके हाँ भाई, इससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे। देखो पैसा फिर भी नहीं बन सकता है, लेकिन मैं तब पैसा, देखो एक तो होता है अंधों की तरह तीर मारना, और एक होता है सही जगह निशाना लगाना। तो फिर भी लॉस हो सकता था, लेकिन यहाँ पर रिग्रेट नहीं होना। वहाँ पर मैंने कुछ एनालिसिस करी थी, इस वजह से। तो 2022 के बाद उसका चार्ट देखते हैं, इसका चार्ट नीचे ही हो रहा है। यह देखो प्रवेग, प्रवेग चार्ट है, ये देखो 2022 दिसंबर है, क्योंकि दिसंबर 22 में आपका रिज़ल्ट 2022 वाला नहीं दिखेगा। दिसंबर 2022 में नहीं, बल्कि मार्च 2023 में आपको दिसंबर वाला रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि एक साल बीतेगा तभी तो रिज़ल्ट आएगा ना। तो हम देखते हैं मार्च में, तो ये 2022 था और ये नवंबर है। तो यहाँ से आप ये देखो, यहाँ पे आ गया रिज़ल्ट। तो यहाँ पे आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि यह कंपनी अच्छी है या नहीं है। मैंने आपको कहा था कि टेक्निकल्स में भी सिग्नल्स आ सकते हैं। देखो उसके बाद बहुत ज़्यादा पता चल चुका था। मैंने आपसे कहा था ना कि टेक्निकल्स में भी सिग्नल आ सकते हैं, तो बहुत पहले ही उसका पता चल गया था। अब वही रूल है कि सर जी बहुत ज़्यादा चल चुका है, मैं पैसा डालूं कि नहीं डालूं। तो बस यही चीज़ है। देखो फंडामेंटल्स इम्प्रूव हुआ कि नहीं, अगर इम्प्रूव हुआ है तो डालो, नहीं हुआ है तो मत डालो। अगर इम्प्रूव हुआ भी है तो टेक्निकल्स पे डालना है, वैसे तो डालना नहीं है। सब रूल एक जगह मिक्स हो रहा है यार। आप ज़रा देखो, फंडामेंटल एकदम टर्न अराउंड हो गया, उसके बाद आपके स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया 600 का, और उसके बाद 1000। तो पैसा ऐसे बनता है। हाँ, बशर्ते आपको खोजना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी, और फ्री में पैसा नहीं बनेगा। तो ये कुछ होते हैं कुछ एग्जाम्पल सही टाइम पे। अब इसका मैं दिखाता हूँ आपको वैल्यूएशन वाइज। एक मिनट, इसका चार्ट दिखाता हूँ। इस चार्ट में पी रेशियो देखो। एक्चुअली में 2023 का रिज़ल्ट कब था, ये फरवरी से 2023 का रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया। तो एक्चुअली में जब कंपनी का देख रहे हो ना, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, यानी कंपनी पैसा कमा रही है, पहले से ही कमाना शुरू कर दिया, और पी भी बढ़ रहा है। लेकिन उस टाइम पे पी जो था वो 32 का पी है। ये मैंने कहा था ना कि सीक्रेट, मैं सीक्रेट देने वाला हूँ। और हालांकि जो सीक्रेट है ना, मैंने आपको दो चीज़ बताई थी कि हर जगह वही चीज़ सिखा करके आपको बोलेंगे यार इसका पैसा ले लो, यहाँ पे नॉलेज है। तो ये आपका प्रवेग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, जो लोग समझ पाए उनको फ़ायदा, उनको पता चल जाएगा।
जिनको नहीं पता समझ में आएगा उनकी बात अलग है। पॉइंट यह है कि अगर कंपनी एक्चुअली में पैसा कमा रही है उस टाइम पे उसकी वैल्यूएशन भी सस्ती है। 32 का पी है, तो 32 का पी मतलब उसका 50, 200, 300 तो है नहीं। तो वहाँ अब देखो 122 का पी था तो कितना कमा रही थी कंपनी? 5 पैसे, 23 पैसे कमा रही थी, और 79 का पी था। आज 5 रुपये कमा रही है तो पी है 128 का। भाई 85 पैसे कमाती थी, 80 का पी था, जैसे 5 रुपये कमाने लगी और पी 128 का है। तो ये वॉरेन बफेट यही तो करते हैं, राकेश झुनझुनवाला यही तो करते हैं। वो आपकी तरह खाली कैंडल नहीं देखते, वो ये सब देखते हैं कि पैसा कहाँ बनेगा, किस में पैसा बढ़ने का चांस है। तो बेसिक चीज़ आप समझ लो, फंडामेंटल। हालांकि कुछ लोग फंडामेंटल को समझते हैं कि यार नहीं, जब सही तरीके से समझोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर आप याद रखो। ओके, हाँ, इसके अलावा भी नुकसान हो सकता है, याद रखना। इसका मतलब ये गारंटी नहीं कि प्रॉफिट हो जाएगा। अगर सब चीज़ें अच्छी होगी तभी तो उसके लिए आपको सेक्टर समझना पड़ेगा, इंडस्ट्री देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा और भी करना पड़ेगा, वरना ये आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, चलो, आई थिंक ये हो गया। अब डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनर्स को देखते हैं। तो स्कैनर्स आप खुद भी बना सकते हो। कैसे बनाते हैं? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे आ सकते हो screener.in पे। बहुत से स्कैनर बना सकते हैं आप, हर अलग अलग तरीके से। तो स्कैनर में आ जाता हूँ। स्कैनर पे यहाँ पे स्क्रीन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर क्रिएट स्कैनर, जिसमें मैंने कुछ बना के रखे, वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पर क्रिएट स्कैनर में क्लिक करो। FII खरीद रहा है कि नहीं, तो FII होल्डिंग देखो। चेंज इन FII होल्डिंग मतलब चेंज इन FII होल्डिंग में शुड बी ग्रेटर देन 1। क्वेरी रन करने के बाद 175 स्टॉक ऐसे है जिसमें प्रमोटर ने अपने होल्डिंग 1% से ज़्यादा अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ओके, और उसमें डीप में देखते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एंड लिखूँगा, और नीचे फिर ROE रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 12 का मेरा रूल है। तो अब आपके कितने निकल के आए हैं देखो। अब मैं फंडामेंटल में इम्प्रूव कर रहा, तो अब 85 शेयर्स आ गए। 175 से 85 मतलब मैं कुछ अच्छे स्टॉक में खोज रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या देखना है? अच्छा, OPM का कोई इंडिविजुअल पैरामीटर नहीं होता, तो आप OPM को नहीं लगा सकते। आप ROE, ROC, डेट टू इक्विटी ये सब लगा सकते हो। तो 85 है। फिर मैं थोड़ा सा अच्छा करता हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? ROC चाहिए। उसके आगे लिखो एंड ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 15% कर देता हूँ। अब यहाँ रह गए 76। उसके बाद अब मुझे क्या करना है? एंड कर्जा नहीं होना, इक्विटी लेस देन 0.5 कर्जा का नहीं होना चाहिए। मुझे कर्जा नहीं चाहिए। अब मात्र 12 स्टॉक्स आ गए। अब उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे अर्निंग पर शेयर एंड, हर फंडामेंटल के बाद आप एंड लगाओगे, याद रखना। एंड फिर EPS ग्रेटर देन 1 अर्निंग पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी मेरे 12 स्टॉक्स है। उसके बाद मैं क्या करूँगा? अब ठीक है, कोई बात नहीं, 12 मेरे पास आ गए। हाँ, ये सब है तो रेशो से हो रहा है, रेशो से ही कैलकुलेट होते हैं। तो मैं मुझे स्टॉक 25 मिल गए, जिसमें FII ने 1% से ज़्यादा माल उठाया। अभी मैं एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ, इसमें जाकर चेक करता हूँ। प्लस उसका ROE अच्छा है, ROE अच्छा है, EPS का अच्छा है। मेरी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस में नहीं जा रही है। डेट टू इक्विटी उसका कम है,
मतलब कि उसके पास जितना कर्जा है उससे 2 गुना उसके पास पैसा है। ये क्वेरी को मैं सेव कर देता हूँ। अब इन कंपनी को मुझे देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअली जाकर के, कि अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी अच्छी कंपनी तो इन्फोसिस भी बताई गई है। भाई मैं जो क्राइटेरिया डाला है उसके हिसाब से तो वो ऐसी हो सकती है या नहीं हो सकती है। इंडिविजुअल कंपनीज़ को जा कर के हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। कौन सी कंपनी, अच्छा इसमें भी इन्वेस्टमेंट तुरंत नहीं करना है, टेक्निकल के हिसाब से ही करना है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ सकते हो कि आप ऐसे स्टॉक निकाल सकते हो जब आपके पास नॉलेज होगा तभी आप बना सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। तो मैं दिखाता हूँ। पैंथम डिजिटल इफ़ेक्ट्स में देखते हैं। पैंथम में हमें क्या दिखेगा, सबसे पहले आपकी कंपनी का शॉर्टकट देखते हैं। स्टॉक P12 का है और इंडस्ट्री की भी P34.3 का है, तो अपने इंडस्ट्री के मुकाबले सेम है। मतलब स्टॉक सस्ता है। पहले चीज़ तो महंगा नहीं है, दूसरे चीज़ कंपनी का ROE 25.5% का है, बहुत अच्छी बात है। डेप्ट 44.5 पर है, बहुत अच्छी बात है। डेप्ट टू इक्विटी 0.29, कर्जा बहुत कम है। EPS 16.3 रुपये का है, बहुत अच्छी बात है। OPM 45.2% का है, बहुत अच्छी बात है। डेप्ट इतना ही है, मात्र 45.5 करोड़ का डेप्ट है कंपनी के पास, कोई बात नहीं। और इसके बाद सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है। ROE प्राइस टू बुक 113 का है, प्राइस टू बुक भी अच्छा है। कितने रेशियो का स्टॉक है, हाँ तो यहाँ देखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 रेशो के सातों रेशो में ये स्टॉक हमारे लिए बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है। क्वालिटी है इसमें, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि ये सब अच्छा हो सकता है। इसमें फ्यूचर ग्रोथ कैसी है, तो फ्यूचर ग्रोथ देखने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, प्रॉफिट लॉस में जाएंगे। अच्छा कंपनी जो है छोटा, मतलब छोटी कंपनी, आई थिंक मार्केट कैप 266 करोड़ की है, छोटी कंपनी है। ओके, तो इसमें बड़ा पैसा बनने का चांस है, लेकिन इतने से कंप्लीट नहीं होगा, वो सब ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट, तो कर्जा भी है, हाँ थोड़े से कर्जे भी दिक्कत, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, मतलब 45 करोड़ का कर्जा है इसके पास। तो अगर इसके बिजनेस को देखो, अब बोलोगे सर जी डेब्ट टू इक्विटी के हिसाब से तो ये अच्छा है, लेकिन मुझे बताओ क्या ये बड़ी कंपनी की छोटी कंपनी है। सी नॉलेज लेना अलग बात होती है और उसका एक्सपीरियंस लेना भी अलग बात होती है। मुझे बताओ कि अगर डेब्ट टू इक्विटी के हिसाब से ये अच्छा है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, लेकिन कंपनी छोटी है, कंपनी का रिटर्न कितना है, कितना कमा रही है, 25.5 करोड़ का कमा रही है लेटेस्ट। अगर इसका सेल्स कम हो गया तो कहाँ पे आओगे, OPM है 38 करोड़ का और उस 3 करोड़ का कर्जा है, आराम से दे सकते हैं। सेल्स इसकी 89 करोड़ की है, छोटी है, मतलब उस आपके सामने सब कुछ है, कुछ भी छुपा नहीं है। देख लो आप, वीकली चार्ट है, फिर इसको वॉच में रखेंगे, तो ऐसे कंपनीज में लॉजिक लगाए जाते हैं। ओके, अब इसके बाद ऑपरेटर से दूर रहो। ऑपरेटर क्या करेगा, यह देखो, मैंने ये क्षितिज पोल का स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। यहाँ ऑपरेटर जो है वो आपको उल्लू बना रहा है। क्या बना रहा है, ऑपरेटर आपको उल्लू बना रहा है। यहाँ पे देखो क्षितिज पोल बहुत ही ख़राब स्टॉक है, फंडामेंटल बहुत ही ख़राब है। इसमें हमेशा लोअर सर्किट या अपर सर्किट लगता है। ऐसे स्टॉक में आप फंस जाओगे, तो स्टॉक खरीदा भी नहीं जाता और बेचा भी नहीं जाता। यह बहुत ख़राब स्टॉक है, इससे दूर रहो आप। तो ये सिंपल फंडा है कि ऐसे ऑपरेटर से दूर रहो, खुद चेक करो, फंडामेंटल चेक करो और उसके बाद ही आप इसमें पैसा लगाने का प्लान करो। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने सबने यह सब ध्यान से सुना।
आपको थैंक यू। और फिर लोग मुझे सपोर्ट सभी लोग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ओके, और मैं मानता हूँ कि मैंने टाइम आपका बहुत कुछ ज़्यादा ले लिया। थोड़ी सी मेहनत करोगे, डाउट्स क्लियर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक देखोगे, समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। आज का टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।